पाकिस्तान में बहुत सारी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं। इनमें एक तो बड़ी इंटरेस्टिंग है जब नवाज शरीफ ने पिछले दिनों कहा मोदी साहब और वाजपेयी साहब। मुझे अच्छा लगा कि इतनी जो है सेंस होनी चाहिए वर्ल्ड लीडर्स में कि इख्तलाफात के बावजूद एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, भारत, अफ़गानिस्तान और ईरान के साथ तल्लुक़ अच्छे रखे बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। बड़ी इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने की। उन्होंने कहा कि कारगिल जंग जो थी वो एक गलती थी। अब मैंने जब ये बातें सुनी तो मैंने सोचा कि पता नहीं इन पर कितना दबाव आएगा। और पाकिस्तान के व्लॉगर का ये कहना था, वहाँ पे ये ख़बरें चलना शुरू हो गई कि क्या नवाज़ शरीफ का इस तरह बोलना, इससे मुराद हम ये ले सकते हैं कि उनकी पाकिस्तान आर्मी या इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो अंडरस्टैंडिंग हुई थी लंदन से वापस आने की सूरत में, वो कुछ ख़त्म हो गई है, ख़राब हो गई है। तो इस तरह की अफवाहें, चहमगोइयाँ बहुत रहीं। और पाकिस्तान के ज़मीनी हालात भी ऐसे होते हैं, ज़मीनी हालात भी ऐसे होते हैं कि ये बातें कहना कोई आसान नहीं। कुछ दिन पहले मैंने आरज़ू काज़मी साहिबा के शो में इस मौजू पे बातचीत की, तब ये वाक़या हुआ था। आज हम आरज़ू काज़मी साहिबा से बातचीत करेंगे कि कुछ दिन गुजर जाने के बाद इस पे पाकिस्तान में क्या रिएक्शन है, ग्राउंड रियलिटी क्या है। इसके साथ साथ थोड़ा हम टच करेंगे आर्टिकल 370, 35A के हवाले से पाकिस्तान में क्या तासरात पाए जाते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस भारतीय पार्लियामेंट के डिसीजन को अपहोल्ड किया। और बहरहाल ये वो बातें पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, इस पे भी हम टच करेंगे। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं इस्लामाबाद से आरज़ू काज़मी साहिबा। जी आरज़ू, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने थैंक यू सो मच सर। वक्त दिया। कुछ दिन पहले आप ही के शो में हम कन्वर्सेशन कर रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे कि मियाँ साहब ने ये जो बातें की हैं ये बहुत मुश्किल हैं। तो अब 3-4 दिन गुजर जाने के बाद कोई पाकिस्तान में आपको रिएक्शन आ रहा है सामने, या पाकिस्तान में ये कहा जा रहा था कि मियाँ साहब के कहने का मतलब ये है कि वो आर्मी के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं चल रही तो इसलिए उन्होंने ये फायर कर दिया। तो वहाँ पे क्या सिचुएशन है? सबसे पहले बहुत शुक्रिया सर कि आपने इनवाइट किया। और सर, ये नवाज शरीफ साहब जब आए थे उस वक्त से ही ये बात की जा रही थी कि नवाज शरीफ साहब को इसी वजह से लाया गया है कि भारत के साथ टर्म्स बेहतर करने हैं। और इस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको यही लगता है कि नवाज शरीफ एक ऐसे लीडर हैं जो भारत से बात कर सकते हैं, या वो हैं जिनकी भारत में थोड़ी बहुत सुन ली जाएगी। शायद इस वजह से पहले दिन से ही मैं तो ये सुन रही हूँ कि नवाज शरीफ साहब को इसीलिए लाया गया है कि भारत के साथ ट्रेड ओपन हो, भारत के साथ टर्म्स बेहतर हो। और यही कुछ होता हुआ और बातें हम सुन रहे हैं। एक एक करके नवाज शरीफ साहब के केसेस भी खत्म किए जा रहे हैं। और इससे भी यही तासुर मिलता है कि एस्टेब्लिशमेंट भी यही चाहती है। और उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं कि वो जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाना चाहते हैं और उसे बनाए बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। इस बात को भी काफ़ी हाईलाइट किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। जो आम पब्लिक है, आम पब्लिक का 50 से 60% तो ऐसी है जो यही चाहती है, और बल्कि शायद ज़्यादा ही होगी, 70% ऐसी होगी जो यही चाहती है कि भारत के साथ टर्म्स बेहतर हो, ट्रेड ओपन हो। उनका ख्याल है कि अगर ऐसा हुआ तो शायद कुछ महंगाई पे भी काबू पाया जा सकेगा, और हमें जो है वो आसानी रहेगी कि अगर वहाँ से कोई सामान मंगाते हैं या उसके थ्रू आता है, इंडिया के थ्रू आता है, तो हमें बहुत आसानी रहेगी। ये चीज़ भी लोग समझ रहे हैं। बाकी 30% उनमें आ जाते हैं जो जिसे कहते हैं कि आप कुछ भी कर लीजिए, उन्होंने नेगेटिव ही रहना है, कुछ भी कर लीजिए, उन्होंने बुरा भला ही कहना है। और वो लोग इतना मैटर नहीं करते, और मेरा ख्याल है इसलिए कि इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट या जो एजेंसीज हैं वो भी टर्म्स बेहतर करने की तरफ तवज्जो दे रही हैं। और उनका ख्याल यही है कि दो फ्रंट पे नहीं लड़ा जा सकता इस वक्त। टीटीपी की तरफ से जिस तरह के अटैक्स चल रहे हैं, जिस तरह का माहौल है इस वक्त, पाकिस्तान की आर्मी और एजेंसीज यकीनन, या जो डिफेंस फोर्सेस हैं, वो यही चाहेंगी कि कम से कम दूसरी तरफ जो है वो अमन रहे। यही देखकर मेरा ख्याल है कि आगे की तरफ बढ़ने का इरादा है इनका भारत को लेकर। बड़ी अहम आपने बात की, आपकी बात में वज़न लगता है, क्योंकि 3-4 दिन बाद भी कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन नहीं आया सामने, चूँकि उसकी इंडिकेशंस होती हैं। सबसे बड़ी इंडिकेशन पॉजिटिव तो ये मिली कि नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ कुछ केसेस जो हैं उनमें उनको बरी किया जा रहा है। अल अज़ीज़िया जो केस था उसकी एक ताज़ा तरीन मिसाल है। और पाकिस्तान के चीफ द आर्मी स्टाफ अमेरिका के दौरे पे हैं,
तो वहाँ से आपको क्या खबरें आती मिल रही हैं? सर अभी तक कुछ खास बताया नहीं गया, लेकिन लोगों का अंदाजा यही है कि पाकिस्तान में जो भी आर्मी चीफ आता है वो जाकर अमेरिका में हाजिरी तो लगाते ही हैं। और अगर किसी किस्म के आईएमएफ डील या कुछ होनी हो तब भी जो है वो जो भी पॉलिटिशियंस या गवर्नमेंट होती है उसके बजाय आर्मी चीफ से बात करना लोग पसंद करते हैं। शायद यही वजह है कि अब आर्मी चीफ वहां पे गए हैं, वहां पे बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप पाकिस्तान में देखें तो आज सुबह को ही डीआई खान में यहाँ पे जिस तरह का टेरर अटैक किया गया है उसमें तकरीबन 23 के करीब बताया जा रहा है कि जो हमारे यहाँ के फोर्सेस के लोग हैं उनकी जानें गई हैं और 26 के करीब टेररिस्ट मारे गए हैं। ये टीटीपी का अटैक था, काफी खौफनाक किस्म का था। और यकीनन मेरा ख्याल है कि आर्मी चीफ को इस वक्त पाकी के अपने अगर कोई विजिट्स उनके लाइनअप है उन्हें छोड़कर और इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, इसलिए कि लोगों का ये भी कहना है कि ये अटैक्स जो हैं ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ केपीके या अफगान बॉर्डर पे रहेंगे, ये पूरी कंट्री में फैल सकते हैं, जो कि बहुत एक खौफनाक बात है। इसके साथ ही साथ जो ये टेरर ग्रुप्स हैं इनकी तरफ से स्टेटमेंट्स और डिफरेंट किस्म की वीडियोस भी रिलीज की जा रही हैं इस अटैक को लेकर, और इसकी वजह से आज लोग काफी डिस्टर्ब हैं पाकिस्तान में, खास तौर पे केपी के साइड पे। जी, आपने एक बड़ी अहम बात की तरफ इशारा दिया कि ये जो डीआई में अटैक हुआ है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के गालबन 23 के करीब लोग इसमें हलाक हुए हैं। इससे टेररिस्टों की स्ट्रेंथ का पता चलता है, उनकी कैपेबिलिटी, उनकी इंटेंशन का अंदाज़ा होता है। और आपने ये भी बताया कि लोग इससे काफ़ी अपसेट हैं, मगर थोड़ा सा और बताइए कि क्या अपसेट होना ही काफ़ी है? क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे मुसलसल चले आने वाले हमलों की इस सीरीज़ को रोकने में कामयाब हो सकेंगे या उनमें कैपेबिलिटी है? सर अगर ये रोकना चाहें तो मेरे ख्याल से रोक ये सकते हैं। इनको उसके लिए एक प्रॉपर अपनी पॉलिसी बनानी होगी, अफगान पॉलिसी इनकी बननी चाहिए अफगानिस्तान के साथ, किस तरह से इन्हें डील करना है। अगर आप कोई 1.5 या 2 साल पहले की वीडियोस देखें जो मेरे चैनल पे मेजर गौरव आर्य आए थे, तो उस वक्त भी अटैक्स चल रहे थे, थोड़े बहुत थे, बहुत ज़्यादा नहीं थे, और उनका यही कहना था कि इनका एक ही इलाज है कि इनको जहां मिले टीटीपी वाले इनको मार दिया जाए। वो बार बार उन्होंने अपनी वीडियोस में भी ये बात की थी और मेरे साथ इंटरव्यू में भी यही बात की थी कि इनके साथ बैठकर बात करना या डायलॉग वाली जो बात पाकिस्तान की तरफ से की जाती थी वो नहीं चलेगी, क्योंकि ये लोग ना बात सुनते हैं, ना समझते हैं और ना समझना चाहते हैं। तो इनका सिर्फ एक ही इलाज है और वो यही इलाज है कि टीटीपी वालों को ढूंढ ढूंढ के जहां भी ये मिले वहां पर इनका खात्मा किया जाए। ये कहना था उनका। उस वक्त भी मेजर साहब को यहाँ पे काफी लोग सुना करते थे और अभी भी काफी लोग उनको सुनते हैं, बल्कि अब तो आपको हैरत होगी कि जो छोटे छोटे एरियाज हैं, चाहे वो केपीके के हों या किसी और प्रोविंस के, वहां तक उनकी वीडियोस पहुंच चुकी हैं और लोग कहते हैं कि ये सही बात कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ न जाने क्या सोच कर इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं किया गया और फिर एक बगैर किसी प्लानिंग के अचानक से एक दिन ये फैसला किया गया कि जो अफगान सिटीजन है उनको निकाल दिया जाएगा, और उसके बाद आगे उससे क्या नुकसान होगा और आगे किस किस्म की चीजें हमें फेस करनी पड़ सकती हैं, डिफिकल्टीज, वो भी नहीं सोची गई। और इस तरह से एक गलत तरीके से पॉलिसी बनाई गई जिसकी वजह से आज ये सब कुछ हम भुगत रहे हैं। एक केयर टेकर गवर्नमेंट आती है जिसको के ये इख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो इस किस्म के डिसीजंस ले, मगर उन्होंने लिए और यही वजह है कि हम यही भुगतते चले जा रहे हैं। लेकिन जहां तक आपने ये कहा कि क्या ये कंट्रोल कर पाएंगे, मेरा ख्याल है इन्हें कंट्रोल करना आना चाहिए। इन्होंने खुद ही तो टीटीपी बनाई थी, किसी दूसरे ने थोड़ी बना के दी है। और बहुत बार हमें ये भी कहा गया कि ये 15,000 लोग हैं। अगर ये टीटीपी के 15,000 लोग हैं तो फिर ये लाखों की फौज उन्हें कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही? सबसे बड़ी बात ये कि ये हमारे ही बनाए हुए लोग हैं और इनको कंट्रोल करना पड़ेगा। अब अगर किसी खास सोच के साथ कोई ऑपरेशन लॉन्च नहीं किया जा रहा तो वो एक अलग बात है। अगर ये कहते हैं कि जी हमारे पास फंड्स नहीं है, हो सकता है जो आर्मी चीफ गए वो इस बारे में भी बात करें अमेरिका से कि जी हमें फंड्स चाहिए, हमें मजीद पैसे की ज़रूरत है ताकि हम इन लोगों को कंट्रोल कर सकें। मतलब एक इम्कान ये भी हो सकता है कि ये किसी तरह के किसी फंड्स का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल इनको कोई ना कोई ऑपरेशन, जैसे पहले था सर रद्दुल फसाद और कई दूसरे ऑपरेशंस किए गए, वही करके इन लोगों का सफाया करना होगा।
जी, आपने कहा इन लोगों को सफाया करना होगा, उसके लिए कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन आप ये भी कह रही हैं कि अगर ये कंट्रोल करना चाहें तो कर लें, लेकिन हालात वहाँ पे काफ़ी संगीन हैं। अफ़गानिस्तान के फ्रंट पे अभी भारत की सुप्रीम कोर्ट ने अप होल्ड किया है भारत की पार्लियामेंट के फैसले को, जो आर्टिकल 370(35)(a) को रिवोक करने के हवाले से था। पाकिस्तान ने जवाबन कहा कि जी हमें ये पसंद नहीं है, हालांकि वो भारत का इंटरनल मामला था। भारत की सुप्रीम कोर्ट में भारत की अपोजिशन पार्टियां और भारत के ही लोग गए हुए थे उस आर्टिकल्स के ख़ात्मे के ख़िलाफ़, मगर सुप्रीम कोर्ट ने उस ख़ात्मे को बहाल रखा। तो पाकिस्तान ने कहा कि हम यूएनओ में जाएंगे। यूएनओ में तो ये रोज़ बैठे होते हैं, ये बात कर रहे होते हैं। यूरोपियन यूनियन में जाएंगे, वो उनकी कहाँ सुनेंगे। और फिर इन्होंने कहा जी कि हम ओआईसी में जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस। तो पाकिस्तान वाकई प्रैक्टिकली कुछ करने के काबिल है, कुछ कर सकता है? सर मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान कुछ करेगा या कुछ कर सकता है, लेकिन जाहिर है कि आपके ख्याल से क्या होना चाहिए था। ये लोग ये कहते हैं कि अच्छा ठीक है, अगर उनकी सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, सब ठीक हो रहा है। जाहिर है पाकिस्तानियों ने तो ना ही करनी थी। अगर ये ना ना करते तो इनकी ना कट जाती कि ऐसा कैसे, आप लोगों ने कोई जवाब ही नहीं दिया। तो ये भी एक बड़ा मसला होता है। अगर मेरे ख्याल है अगर कोई बैठ के इनकी जो कैमरे के बगैर बातचीत हो रही होती है, अगर कोई वो सुन पाए तो यकीनन मुझे यकीन है ये ऐसी बातें करते होंगे कि हम क्या कर सकते हैं। एक जो सच्ची बात होती है शायद वही हमारे लोग करते होंगे, लेकिन सामने तो जाहिर है उन्हें यही कुछ कहना होता है, यही कुछ बात करनी होती है। तो इन्होंने इसी किस्म की बात की है। और जो फॉरेन मिनिस्टर साहब आजकल हैं उनका भी एक स्टेटमेंट आ गया है कि यूनाइटेड नेशन में जाना चाहिए। उससे पहले कल पूरा दिन हमारे टीवी चैनल्स के ऊपर जो एक्सपर्ट्स जो आ रहे थे और उसमें रिटायर्ड फौजी भी थे, उनका भी यही कहना था कि जो पाकिस्तान है उसको यूनाइटेड नेशन में जाना चाहिए। जितने पाकिस्तानी मुल्क में, मुल्क से बाहर रहते हैं, जहां रहते हैं, उनको अपनी अपनी जगह पे इस बारे में आवाज उठानी चाहिए। भारत जो है वो नस्ल कुशी कर रहा है, ये वर्ड यूज किया गया कि नस्ल कुशी कर रहा है वहां पर माइनॉरिटीज की। और इसी किस्म की कई जैसे कहते हैं ना ऊट पटांग किस्म की बातें की जा रही थी। और लेकिन ये भी सच है कि अगर वही लोग जो उस वक्त टीवी पे बैठे हुए थे या फोन पे थे, उनसे अगर आप अलग से बात करें तो यकीनन वो यही कहेंगे कि नहीं हमारे बस में कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते और ना ही हमें इस तरह की चीजों में पड़ना चाहिए। ये भारत का अंदरूनी मामला है। अब ये जरूर है कि एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी कहलाती है कश्मीर, लेकिन ये बात तो बहुत पहले ही साबित हो चुकी है कि हम कुछ नहीं कर सकते। हम ना उनसे छीन सकते हैं, ना उनके लोगों को भड़का सकते हैं, ना ही किसी और किस्म का एक्शन जो है पाकिस्तान की तरफ से पॉसिबल है। तो मेरे ख्याल है पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है और जो एस्टेब्लिशमेंट है वो सिर्फ एक बयान देने की हद तक रह गए और उन्होंने वही किया। आपने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से पब्लिक कंजम्पशन की खातिर इस तरह के बयानात आते हैं। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा ही नहीं। एटलीस्ट वो बात करने की मजबूरी तो उनकी है। अगर वो बात भी नहीं करेंगे तो लोग कहेंगे कि फिर आप हमें फिर ये चूरन क्यों बेचते रहे। लोग अगरचे समझ चुके हुए हैं, सोशल मीडिया पे बातचीत कर रहे हैं। एक तरफ तो वो पब्लिक कंजम्पशन के लिए इस तरह के इश्यूज़, कश्मीर के इशू पे ख़ास तौर पर बातचीत करते रहते हैं। दूसरी तरफ आपने भी कहा और मैं भी समझता हूँ कि नवाज़ शरीफ को जो इनकरेज किया जा रहा है नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, वो भारत के साथ तल्लुकात ठीक करने के हवाले से है, क्योंकि वो उसमें एक्सपर्ट हैं, एक सीजन पॉलिटिशियंस हैं। इसके साथ साथ दुनिया का दबाव है पाकिस्तान पे, ख़ास तौर पर अमेरिका और मिडल ईस्ट का, कि भाई आप अपने तल्लुकात पहले भारत के साथ ठीक कीजिए। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ चलेंगी। एक तरफ तो तल्लुकात भी ठीक होने की बात होगी, दूसरा कश्मीर का रेटरिक भी चलेगा। तो क्या ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती रहेंगी या पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी हालात पाकिस्तान के मामलात को बुरी तरह कोलैप्स ही कर देंगे? आपको क्या इम्कान नज़र आता है? सर बहुत से लोग ये भी बात कर रहे हैं कि हो सकता है कि जब तक इलेक्शंस आए या जब तक ये डिसाइड किया जाए कि कौन प्राइम मिनिस्टर है, तो हो सकता है लास्ट मिनट पे नवाज शरीफ साहब की जगह कोई और चेहरा सामने आ जाए। पाकिस्तान में बहुत कुछ होता है और इसलिए कई लोगों का ये भी ख्याल है और कई लोगों को ये भी शक है कि हो सकता है कि आखिरी मिनट तक जो है वो यही बताया जाए कि शायद नवाज शरीफ साहब को ला रहे हैं, लेकिन लास्ट मिनट पे कोई नया चेहरा या कोई पुराना चेहरा, लेकिन नवाज शरीफ साहब के अलावा किसी और को लाकर और यहाँ पर प्राइम मिनिस्टरशिप पे बिठा दिया जाए।
तो इस किस्म की चीजें भी यहाँ पर चल रही हैं और हर तरफ हर तरह की बातें की जा रही हैं, मगर ये भी सच है कि नवाज शरीफ साहब की जो जितने केसेस हैं वो खत्म किए जा रहे हैं और अब लग ये रहा है कि उनके बजाय कुछ पीपल्स पार्टी जो है वो मुश्किल में फंसती दिखाई दे रही है। जिस तरह से राव अनवार को बुलाया गया और उसका इंटरव्यू दिलवाया गया, ये और बात है कि आज बिलावल भुट्टो जरदारी का ये कहना था कि राव अनवार किसका खिलौना है सभी जानते हैं। अगर तो बिलावल भुट्टो जरदारी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा कर रहे हैं तो यकीनन उनको ये भी याद रखना चाहिए कि राव अनवार के लिए उनके अपने वालिद साहब ने यानी कि आसिफ अली जरदारी ने जो स्टेटमेंट्स दी थी, जिस वक्त आप जानते हैं कि इसके ऊपर बहुत ज्यादा केसेस बन रहे थे कि लोगों को मार देता है इनकाउंटर करके और क्या करके, तो उन्होंने कहा था पता नहीं मेरा बच्चा है और इस किस्म की कोई बातें की थी आसिफ अली जरदारी ने, ये बताने के लिए कि वो उनके बड़े क्लोज हैं। अब अचानक से कहाँ से लाकर राव अनवार से जो स्टेटमेंट्स दिलवाई गई हैं वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है और यकीनन आपने वो देखी होंगी या कहीं ना कहीं सुना होगा। तो यहाँ पे हर पल जो सिचुएशन चेंज होती हुई दिखाई देती है, हर रोज के हिसाब से जब हम देखते हैं तो कुछ ना कुछ नया आया होता है, तो ये कहना बड़ा मुश्किल है इस वक्त के आगे क्या होने वाला है और किसको ये प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे और किसके साथ क्या करेंगे। आसिफ अली जरदारी ने भी एक इंटरव्यू दिया है और उनका कहना ये है कि अगर पीपल्स पार्टी जीत गई तो वो या बिलावल भुट्टो जरदारी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। इसका मतलब है अभी तक वो होपफुल हैं कि वो जीत सकते हैं। जरदारी साहब को कौन नहीं जानता, जरदारी साहब जैसी सियासत शायद ही पाकिस्तान में किसी को आती हो। ये बात भी एक फैक्ट है कि नवाज शरीफ साहब बेशक प्राइम मिनिस्टर रहे हों, लेकिन जो सियासत में आसिफ अली जरदारी साहब का मुकाम है वो बहरहाल नवाज शरीफ को उतनी चालें चलनी नहीं आती शायद। तो इसलिए मुझे तो अभी तक कहीं हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ डाउट ही हो रहा होता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। जी, अभी आसिफ अली जरदारी ने रिसेंटली कहा कि इलेक्शन 8-10 दिन लेट भी हो सकते हैं और पाकिस्तान में इलेक्शन के लेट होने के हवाले से दीगर हलके भी अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में क्या वाकई ही इलेक्शन लेट हो सकते हैं, और अगर ये 8-10 दिन लेट होने की बात है तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? सर कोई 8-10 दिन कह रहा है, कोई ये भी कह रहा है कि जी कुछ वीक्स आगे बढ़ सकते हैं। अमीर मुकाम साहब का कहना ये है कि सर्दियां उनके इलाके में बहुत हैं और वहाँ पे बहुत बर्फबारी है तो लोग जा नहीं सकेंगे वोटिंग के लिए, ये भी कहा जा रहा है। तो अभी तक तो वैसे कोई ऐसा फैसला हुआ नहीं है। कल भी मैं गई हुई थी एक डिनर पे, बल्कि इंडियन एम्बेसी का डिनर था, तो वहाँ पे जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट आए थे वो बात कर रहे थे तो उनका यही कहना था कि लग नहीं रहा कि ये इलेक्शंस को आगे बढ़ाएंगे। जो डेट दी गई है 8 फरवरी की, शायद तभी होकर ये इस काम को ख़त्म करेंगे। जी, डेट जो दी गई है उस पे इलेक्शन अगर हो भी जाएं तो भी पाकिस्तान के पॉलिटिकल मंजरनामे पे हर वक्त भूचाल की कैफियत रहती है। आपने भी पीछे कहा कि इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि नवाज शरीफ ही प्राइम मिनिस्टर बन सकें। कोई पता नहीं कि आखिरी वक्त में कौन सा मोहरा, कौन सा चेहरा सामने आता है। तो इस सारी सूरत हाल में इमरान खान की पार्टी में भी बहुत तब्दीलियां आ रही हैं। वो ख़ुद चेयरमैन नहीं रहे, उन्होंने किसी और को चेयरमैन बना दिया। अब बल्ले का निशान भी सुना है पेशावर हाई कोर्ट में, जो नए चेयरमैन हैं कायम मुकाम चेयरमैन मिस्टर गौहर, वो गए हैं, तो बल्ले का निशान भी अब कुछ दिनों के लिए सेव हो गया है। तो इमरान खान का और उनकी पार्टी का क्या मुस्तकबिल है पाकिस्तान की सियासत में? सर इमरान खान की जगह जो चेयरमैन बने हैं गौहर साहब, तो वो पहले पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहे हैं, पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट भी रहे हैं और उस पर इलेक्शन भी लड़ चुके हैं। ये बात भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। और बाकी इमरान खान की पार्टी इमरान खान की वजह से ही पहचानी जाती है और उसमें सबसे बड़ी शख्सियत जो है वो इमरान खान खुद ही हैं। जिस तरह से फवाद चौधरी साहब को अरेस्ट किया गया और उनसे सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने ये नहीं कहा 9 मई की, उन्होंने मजम्मत नहीं की और उन्होंने इमरान खान के खिलाफ खुल के कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, उसकी वजह से फवाद चौधरी साहब को अरेस्ट करके जिस तरह से रखा जा रहा है, जिस तरह से परेशान किया जा रहा है, जो उनकी स्टेटमेंट आई है कि उनके बकौल के उनका सुप्रीम कोर्ट तक केस शायद तभी पहुंचेगा जब वो मर जाएंगे या वो उन्हें मर के दिखाना होगा तब पहुंचेगा। काफ़ी अफसोसनाक किस्म का स्टेटमेंट है किसी पॉलिटिशियन की तरफ से। ऐसा होना तो नहीं चाहिए सिर्फ इस बात पे कि वो मर्जी का स्टेटमेंट नहीं दे रहे, बल्कि एक किसी ने ये भी बताया मुझे, कल ही किसी जर्नलिस्ट से बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि अदालत में किसी कोई केस चल रहा था और उसके ऊपर जो है जो जिन साहब के ऊपर केस था उनसे ये कहा गया कि आप निकल सकते हैं, बड़ी आसानी से निकल सकते हैं, आप सिर्फ ये कीजिए
कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए। यानी हर एक को प्रेशराइज किया जा रहा है कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और इमरान खान के खिलाफ कोई स्टेटमेंट दे दें तो वो बच जाएंगे। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये लोग जिन्होंने खुद इमरान खान को बनाया, यहाँ तक पहुंचाया, अब इतना ज्यादा इमरान खान से खौफजदा क्यों है? तरह तरह के उनके स्कैंडल्स भी निकाले जा रहे हैं, सब कुछ है। इमरान खान को लाने वालों ने लाते वक्त तो सोचा नहीं कि इन्हें कोई काम नहीं आता और ये बिल्कुल भट्टा बिठा देंगे कंट्री का, जो कि उन्होंने किया भी। अब उनको हटा दिया है, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं डर खौफ मौजूद है कि अगर किसी कहीं ऐसा ना हो कि इमरान खान का वोटर इलेक्शन के दिन बाहर आ जाए, और अगर वो बाहर आ गया तो यकीनन इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। शायद इसी वजह से ये बल्ले का निशान जो है वो भी हटा रहे हैं। वरना पढ़ने दें, अगर वोट के ऊपर ही, अगर इतना यकीन से ये कह रहे हैं कि वोटिंग के ऊपर ही प्राइम मिनिस्टर आता है, तो फिर लगने दें मोहर, क्या फर्क पड़ता है? इन्होंने तो वही करना है जो हमेशा करते हैं, वो बॉक्सेस उठा के ले जाते हैं, अपनी मर्जी के ठप्पे लगा कर वापस दे देते हैं। ये तो हमेशा से मैंने देखा है पाकिस्तान में होता आ रहा है। तो फिर उसके लिए इमरान खान के जो बैट का निशान या जो बल्ले का निशान है, उसके पीछे इतने परेशान होता हुआ स्टैब्लिशमेंट का रवैया कुछ अजीब है। सुना तो यही था कि जो नए आर्मी चीफ आए हैं उनके आने के बाद से बहुत सी चीजें बदल गई हैं, पहले जैसा रवैया नहीं रहेगा, सियासत के अंदर इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, सब कुछ वैसे ही है जैसे पहले हुआ करता था। आपने कहा सब कुछ वैसा ही है जैसे पहले हुआ करता था, बल्कि कुछ मुबसरीन का तो ये कहना है कि इस वक्त जितनी वर्स्ट सिचुएशन है शायद पहले कभी नहीं होती थी, ख़ास तौर पर इमरान खान की पार्टी के क्रैकडाउन के हवाले से। और इमरान खान की पार्टी के जो एक्टिविस्ट हैं जैसे मिस्टर इमरान खान रियाज, उनका एक अभी इंटरव्यू आया सामने। मैं उनको जर्नलिज्म के पैरामीटर पे तो नहीं परखता, लेकिन वो एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, प्रोपेगेंडिस्ट हैं। तो लेकिन बहरहाल ये तो किसी को हक नहीं था जिस तरह उनको उठाकर ले जाया गया। और इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भाई इस तरह के जो मजालम हो रहे हैं आज के ज़माने में, पॉलिटिकल जो क्रैकडाउन हो रहा है, ये पहले कभी नहीं हुआ। खैर ये भी उनकी स्टेटमेंट सिर्फ चूँकि उनके सर पे अबान पड़ी है तो वो ये कह रहे हैं। लेकिन क्या फिर हम देखते हैं कि ख़वातीन बेचारी जो जेल में हैं तहरीक इंसाफ की, वो कुछ सुना है 200 से ज़ायद हैं। तो ये वाकई ही वरीसम चीज़ें हैं। हमें कनाडा अमेरिका में बैठ के ये बातें बहुत परेशान करती हैं, पाकिस्तान की ह्यूमन राइट्स चैलेंज्ड होते हैं। तो आप ये जो क्रैक डाउन इमरान खान की पार्टी का इतना खौफनाक हो रहा है, जिसका भी आपने जिसकी तरफ इशारा दिया, ये आपको थमता नज़र आ रहा है या ये माफियों के बाद, टोटल माफियों के बाद ये थम जाएगा? सर निकल आएंगे, वही माफियों के बाद निकल आएंगे या फिर शायद इलेक्शन के बाद निकल आएंगे, क्योंकि इलेक्शन से पहले ही का ये सब तूफान है। उसके बाद तो जब एक बार इलेक्शन अनाउंस कर दिए, हो गए और बता दिया कि कौन गवर्नमेंट आई है, कौन सी पार्टी आई है, फिर तो ये लोग बाहर आके अगर कुछ भी नारे लगाते हैं, कुछ भी करते हैं, कुछ कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इलेक्शन के बाद एक एक करके शायद इनको छोड़ दिया जाए और ये बाहर आ सकें। लेकिन उससे पहले तो जिस तरह से लग रहा है कि कभी कहते हैं कि इनका इंतखाबी निशान बदल दिया जाएगा, कभी कुछ, क्योंकि जो बड़ी तादाद पाकिस्तान में ऐसी है सर जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, छोटे इलाकों के और कई इलाकों के, तो वो तो बस निशान देख के मोहर लगा देते हैं ना, उनको तो नहीं पता कि उधर क्या लिखा हुआ है। तो अगर आप उनसे वो बल्ले का निशान ही ले लेंगे तो उनको तो नहीं पता लगेगा कि उन्होंने इमरान खान को कहाँ वोट देना है। तो वो फिर जहां पे कहेंगे वो दे देंगे। लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि चाहे वो सिंध हो, पंजाब हो या कोई दूसरा इलाका हो, वहां के जो वडेरे होते हैं, जो सियासत में हिस्सा लेते हैं, इन लोगों के आईडी कार्ड उनके पास होते हैं और उसके बाद वो जो निशान बताते हैं वो जाकर उसी पे निशान लगाते हैं इलेक्शंस में। तो ये बात कहना कि लोग अपनी मर्जी से इमरान खान को वोट दे देंगे या लोग किसी और की मर्जी से इमरान खान को वोट दे देंगे, ये भी मुझे तो पॉसिबल नहीं लगता। इसलिए कि ये बहुत खुली खुली हकीकत है कि लोगों के आईडी कार्ड्स इनके पास होते हैं और ये जहां कहते हैं वो वहीं पे मोहर लगा के आ जाते हैं, उससे इधर उधर नहीं होते। पूरा खानदान वही करता है जो उनके यहाँ का वडेरे जो है वो कह देते हैं। और ये वडेरे असेंबलीज में भी बैठे हुए हैं, सेनेट में भी बैठे हुए हैं और हर जगह पे मौजूद हैं। तो उनकी मर्जी के बगैर तो जैसे कहते हैं ना कि वो बिल्कुल कोई काम नहीं कर सकते। तो मुझे इनकी ये जो घबराहट है ना कि कभी ये कहते हैं कि हम निशान बदल देंगे, कभी कुछ कह देंगे, ये समझ से बाहर है कि आखिर डर क्यों रहे जबकि हर चीज तो इनके कंट्रोल में है। जी, आखिर में इस तरफ हमें
बताइए कि आपने कहा कि पाकिस्तान में जो बहुत ज़्यादा इस वक्त मसाइल हैं, जो भूचाल चल रहे हैं, वो इलेक्शन की तैयारियों की वजह से चल रहे हैं। इलेक्शन के बाद शायद सूरत हाल कुछ स्टेबल हो जाए, लेकिन मेरी ज़ाती राय में पाकिस्तान में तो कभी भी मुझे सूरत हाल स्टेबल नज़र नहीं आई और इलेक्शन के बाद भी शायद नज़र ना आए। पाकिस्तान का जो इकनॉमिक ढांचा है वो जुड़ा हुआ है भारत के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ, ईरान के साथ अच्छे तल्लुकात इस्तवार करने की सूरत में। ख़ुद फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने ये बात कह दी जहाँ से आज हमने अपनी बातचीत शुरू की। तो क्या आपको लगता है कि इलेक्शन के बाद कोई स्टेबिलिटी के इम्कान हैं और उस रीजन में पाकिस्तान अपना कोई पीसफुल किरदार अदा करने की पोजीशन में आएगा, या इसी तरह ही प्रॉक्सी टेररिज्म और प्रॉक्सी एक्सट्रीमिज़म पे चलता रहेगा? सर सबसे पहले तो अगर ये टीटीपी को कंट्रोल कर लेते हैं और कोई ना कोई ऑपरेशन लॉन्च करते हैं, इन्हें कहीं से पैसा मिल जाता है वो ऑपरेशन लॉन्च करने के लिए, तो थोड़ी बहुत दिनों के लिए अमन तो आ जाएगा। इन्होंने पहले भी आपको याद होगा कि बहुत ज़्यादा अटैक्स हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा सुसाइड बॉम्बर्स निकले थे, बहुत इस किस्म की चीज़ें होती थी, लेकिन फिर रुक गई थी। और इन्होंने तरह तरह के ऑपरेशन जो हैं वो किए थे पाकिस्तान आर्मी ने। एक बार फिर इनको उसी तरफ जाना होगा, उसी तरह के ऑपरेशंस करने होंगे, और अगर ये वो कर लेते हैं तो यकीनन ये इस चीज़ को अगर ख़त्म नहीं तो कम ज़रूर कर लेंगे काफ़ी हद तक। बाकी इकोनॉमी जो है उसके ऊपर तो यकीनन इनको काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि इन्हें अपने लिए भी तो खाना कमाना चाहिए और ज़रूरत पड़ेगी। तो यकीनन ये भारत के साथ भी इसीलिए टर्म्स बेहतर करना चाहते हैं ताकि ट्रेड ओपन हो, और उसके बाद उससे काफ़ी इन्हें पैसों के लिहाज से भी फ़र्क पड़ेगा, और इनका फ़ायदा ही है कि अगर एक लंबे रूट के बजाय भारत से सामान आ जाए तो इनके लिए अच्छा है। और इस वक्त जो हालत हो गई है पाकिस्तान की, तो ऐसा है कि पैसे ना होने की वजह से, इकोनॉमी ख़राब होने की वजह से कोई कंट्री हमें सुनने को तैयार नहीं है, चाहे हम सही बात करें चाहे गलत करें। हमें ना कोई मुंह लगाता है, ना कोई बात करता है, ना कोई पासपोर्ट को देखता है। तो यकीनन जो पॉलिसी मेकर्स हैं जो यहाँ पर बैठे हैं, और इन्होंने नहीं तो इनके बाद आने वाले जो लोग होंगे जिन्होंने मुल्क को एक तरह से अपने काबू में किया होता है, तो उनके लिए भी ये ज़रूरी बन गया है अब कि वो थोड़ा सा इसको स्टेबल करें और जो बहुत बुरी हालत हो गई है उससे निकालने की कोशिश करें। तो मेरे ख्याल है उससे ये कोशिश तो ज़रूर करेंगे, क्योंकि बिल्कुल ख़त्म करने की हालत में तो ये नहीं लाएंगे। वेंटिलेटर पे रखेंगे लेकिन वेंटिलेटर से बाहर नहीं आने देंगे। बहुत शुक्रिया आरजू साहिबा, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें वक्त दिया और पाकिस्तान की जो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन है और वहाँ के जो इकनॉमिक हालात हैं, जो रीजनल हालात हैं, उस पर तफसीली बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। व्यूज़, आज की बातचीत आरजू काज़मी साहिबा के साथ देखने सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप उनका यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अगर डोनेट के बटन को क्लिक करेंगे तो आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप टैग टीवी की ऐप्स डाउनलोड कीजिए, रॉको, अमेज़ॉन, एंड्रॉयड और अमेज़ॉन के साथ साथ एप्पल पे भी, और आप हमें वॉच कर सकते हैं हमारे न्यूज़ व्यूज़ एंटरटेनमेंट 24/7 थ्रू आवर ऐप्स। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.